हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 20 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। और मैं सभी व्यूअर से एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने इसका क्वेश्चन ईयर स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैं इवनिंग में डालता हूँ अराउंड 6 और 7 बजे के आसपास। तो सभी लोग जो भी राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनते हैं उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और ईमानदारी से अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको पता लगता रहेगा कि हम कितना अच्छे से देख रहे हैं इस डिस्कशन को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक मैं आपको पहले यहाँ पे न्यूज़ कवर करा देता हूँ। ये एक्चुअली कल की न्यूज़ है। मेरे एक व्यूअर ने मेरे को बताया था कमेंट बॉक्स में, एक्चुअली कुछ पिक्चर का इशू आ गया था, तो वहाँ पे कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस आ गया था, तो वो गलत उसमें बोल रहे थे स्ट्रेटोस्फीयर के और मीजोस्फीयर के। तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पर समझाता हूँ इस पूरे के पूरे सिनेरियो को। जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है हमारी, ये उनको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारी है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो है ये, इसमें क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये वेरी कर सकता है। आपको कहीं 8 किलोमीटर देखने को मिलेगा, कहीं 16 या 20 तक हो सकता है। अब ये वेरी क्यों करता है? इसमें क्या होता है कि यदि हम इक्वेटर से इसकी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो ये ज़्यादा होता है, और पोल से हम देखते हैं तो कम होता है। तो ये 8 किलोमीटर पोल से बताया गया है। तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। कभी प्रश्न में पूछा जाए कि ट्रोपोस्फीयर जो है सबसे पहली लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, और यहाँ पे दूरी आपको 8 से 16, 15, 20 तक ये जा सकती है। तो आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कहाँ पे है ये। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर हम बढ़ते हैं, तो वहाँ पे डेंसिटी हमारी कम होती जाती है और टेम्परेचर वेरी करता है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से मैं आपको बताता जाऊँगा यहाँ पे। तो हम ट्रोपोस्फीयर जब हम चलते हैं उसमें ऊपर अर्थ से, अपनी पृथ्वी से, तो यहाँ पे टेम्परेचर आप देखेंगे ये कम होता जा रहा है, माइनस में हो रहा है ये, और डेंसिटी हमारी कम होती जा रही है, मैंने आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये जो पार्ट होता है ये है स्ट्रेटोस्फीयर, 50 किलोमीटर तक का पार्ट है। यहाँ ये जो हिस्सा है इसमें हवाई जहाज चलाने के लिए बेहद ही अच्छा ये रीजन माना जाता है, क्योंकि जहाँ पे इस एरिया के अंदर हवा, तूफान, आंधी, बारिश कुछ नहीं आते हैं ये, तो इसलिए हवाई जहाज के लिए उचित रीजन माना जाता है। सारी हवा, पानी, बारिश इस एरिया में होती है ट्रोपोस्फीयर में, राइट। अब ट्रोपोस्फीयर में क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर कम हो रहा था, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हम आते हैं मीजोस्फीयर की बात करते हैं। तो मीजोस्फीयर ये वाला पार्ट है, 50 से लेके 80 किलोमीटर तक का ये जाता है मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, मीजोस्फीयर में हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर कम। ये आप देख सकते हैं मीजोस्फीयर में इस प्रकार से टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये कम, ज़्यादा, कम, इस प्रकार से। अब मीजोस्फीयर में क्या होता है कि आपने उल्का पिंडों का नाम सुना होगा, जो कि ऊपर से गिरते हैं। तो ये उल्का पिंड यहाँ मीजोस्फीयर में आते हैं, और ये क्या है कि टकराते हैं जब पृथ्वी यहाँ पे आने से पहले इस वाले एरिया में आते हैं, तो यहाँ पे घर्षण करते हैं, बर्न हो जाते हैं जलकर। यहाँ पे ये जो उल्का पिंड होते हैं मीजोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं। तो आपने देखी हुई कभी रोशनी, एकदम से तेज रोशनी जो आती है, जो मीजोस्फीयर में देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें थर्मोस्फीयर की। तो थर्मोस्फीयर ये 80 से 400 किलोमीटर तक का एरिया है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की खास बात क्या है? थर्मोस्फीयर में यहाँ पे टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है ये, राइट। तो ये कम ज़्यादा सिनेरियो चल रहा है पूरा का पूरा ये। अब थर्मोस्फीयर के अंदर आयंस पाए जाते हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, राइट। और इसके अलावा जो रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है वो इसी एरिया के अंदर होता है, इस रीजन में, यानी कि थर्मोस्फीयर रीजन में रेडियो ट्रांसमिशन होता है। अब ये 400 किलोमीटर के बाद इसके ऊपर वाला एरिया बोलते हैं हम एक्सोस्फीयर एरिया, यानी कि इससे ऊपर जितना भी एरिया है फिर वो एक्सोस्फीयर है। तो आपने सुना होगा कि हम जो भी कोई मिसाइल जो भी कोई रॉकेट हम भेजते हैं, स्पेस के लिए मिशन हम भेजते हैं इस प्रकार से, तो उसमें हम ईंधन डालते हैं। तो ईंधन डालने का कारण यही है कि ये जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का ये लेयर है, इनको उसको पार करना है, मतलब इसको क्रॉस करके ऊपर जाना है। उसके बाद उसको फ्यूल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फिर वो स्पेस के अंदर पूरा इस प्रकार से घूमता रहता है, वो उसको जरूरत नहीं होती है ईंधन की। तो हमको फोर्स लगा होता, मतलब कि जो हम रॉकेट भेज रहे हैं उसमें जो फोर्स मेनली लगाना होता है इन एरियाज को क्रॉस करने के लिए लगाना होता है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, राइट। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आईपीएल। आईपीएल जो है अभी शुरू हो चुका है आईपीएल। तो आईपीएल का 13वां संस्करण है, ये आबू धाबी में हो रहे हैं इस बार आईपीएल। तो पहला मैच जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच हो रहा है ये मैच। आप मेरे को बताइए कि आबू धाबी किस देश में है ये जगह आबू धाबी? तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपको बता चुका हूँ, 2-3 बार बता चुका हूँ इसे मैं, मेरे को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं पेज नंबर हम पे बात की जा रही है। ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, जम्मू कश्मीर के अंदर रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया गया है। ये मंदिर झेलम नदी के तट पर है। तो अब देख लेते हैं हम झेलम नदी। तो झेलम नदी का जो उद्गम है वो जम्मू कश्मीर में होता है बेरीनाग झरने से, इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा ये नदी अंत में जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी है, बड़ी नदी चिनाब नदी, उसमें जाके झेलम नदी गिरती है। झेलम नदी पर दो झील बनी है, वूलर झील और डल झील, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट झीलें पूछी जाती हैं। तो ये झेलम नदी बनी हुई है। मेरे को बताइए डल झील कहाँ पे है, किस शहर के अंदर डल झील, जी मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप। इसके अलावा झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है, इसका नाम है किशनगंगा नदी। किशनगंगा नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है किशनगंगा परियोजना। ये परियोजना भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे। आगे देखते हैं, पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है यहाँ पे कि कोरोना काल के दौरान एक एक्ट था हमारे यहाँ ब्रिटिश टाइम का पुराना, जिसे हम कहते हैं महामारी रोग एक्ट 1897, यानी कि एपिडेमेसी एक्ट है। ये 1897 का ब्रिटिश टाइम का एक्ट है। तो यहाँ पे इस समय ये एक्ट प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती है, महामारी जैसी हो गया है कोरोना, एक तरीके से पेंडेमिक पूरा फैल गया है ये। तो ये इसमें क्या है कि महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 में अभी ये लाया गया है, क्योंकि इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था अभी कोरोना काल के दौरान, और अब ये विधेयक जो है राज्यसभा में पास हो गया है, तो जल्दी ये एक्ट बन जाएगा। इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी की सारी पावर आ जाती हैं। जो भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनकी सेफ्टी को लेकर इन्वेस्टिगेशन कहीं कर सकती है, जैसे कि कुछ शिप भारत के अंदर एंटर होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। पनिशमेंट का प्रोविजन है इसके अंदर। तो कई सारे इस प्रकार के प्रोविजन है महामारी रोग संशोधन विधेयक के अंदर, ये भी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका पुराना जो एक्ट है वो कब का है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बिकॉज कोरोना का दौर चल रहा है अभी। आगे देखते हैं, पेज नंबर 1 बात की जा रही है, स्पेस रिलेटेड न्यूज़ है ये। तो ये बात की जा रही है कि एक हबल टेलीस्कोप है नासा का हबल टेलीस्कोप है, जिसने कि जुपिटर की बेहतरीन तस्वीरें ली हैं अभी। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, तो आप याद रखिएगा। कभी भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि हबल टेलीस्कोप किसका है, तो ये नासा का है। अब आप मेरे को ये बताइए कि नासा किस देश के अंदर है। नासा एक स्पेस एजेंसी है, ये किस देश के अंदर है, कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को कमेंट करके। आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ न्यूज़ और हम। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा। तो ये है आपका सन, राइट। तो सन में अब सबसे पहला जो ग्रह है ये है मरकरी। आप समझ सकते हैं सूरज के पास है तो ये गर्म होगा, जाहिर सी बात है, कभी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है आपका वीनस, उसके बाद अर्थ और उसके बाद मार्स। ये 4 ग्रह हैं, ये लाइन से चलते हैं। आप इसके लिए शॉर्टकट लगा सकते हैं MBEM, ये इस ऑर्डर में चलते हैं। इसके बाद आता है जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह है ये सोलर सिस्टम जो है उनमें सबसे बड़ा ग्रह हमारा जुपिटर है। अब यहाँ पे एक बेल्ट आती है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये आपको पता होना चाहिए, पूछा गया एग्जाम के अंदर कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों के बीच में आती है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में आती है। फिर इसके जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये इस प्रकार से ग्रह हैं। अब नेपच्यून के बाद एक और बेल्ट आती है, इसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये नेपच्यून के बाद आती है क्यूपर बेल्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से सारे के सारे ये ग्रह घूमते रहते हैं अपने अपने स्पीड से, अपने अपने टाइम से। तो ये इससे आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। आगे देखते हैं, पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये जोधपुर से रिलेटेड न्यूज़ है। ये पोलो खेल से संबंधित एक न्यूज़ है। पोलो जो है ये एक ब्रिटिश टाइम का खेल था, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसे बताया गया है कि अपने अस्तित्व खोने लगा था, तो अभी इसकी दोबारा से रीस्टार्ट किया जा रहा है। तो जोधपुर में इंटरनेशनल पोलो मैच खेले जाएंगे, इसके लिए इंडियन पोलो एसोसिएशन ने अनुमति दे दी है। तो बेहद ही अच्छी खबर है कि पोलो खेल देखने को मिलेंगे। ये राजस्थान के अंदर जयपुर और जोधपुर में खेले जाते रहे हैं। तो अभी इंटरनेशनल पोलो मैच होंगे जोधपुर के अंदर, ये आगे भी हम कवर करेंगे जब इससे संबंधित कोई न्यूज़ आएंगी। तो ये एक पर्सनैलिटी है, ये आपको बताना है कि ये पर्सनैलिटी, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि यूरोप की एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। इनका नाम मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। ये आपने इनके बारे में कई बार सुना होगा, बहुत ही चर्चा में रहते हैं ये पर्सनैलिटी। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, डिफेंस से संबंधित न्यूज़ है यहाँ पे। तो ये बात की गई है INS विराट जो है ये एक युद्धपोत है, हमारी भारतीय नेवी के पास है ये प्रेजेंट में, मतलब अभी रिटायर हो चुका है एक्चुअली ये। लेकिन इससे संबंधित कुछ फैक्ट है यहाँ पे कि ये INS विराट जो है ये पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी में रहा है। ये ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उसके अंदर इसने भी सेवाएं दी हैं INS विराट ने। भारतीय नौसेना में इसे 1987 में शामिल किया गया था, राइट, और 2017 में इसे नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया है, मतलब कि एक तरीके से रिटायर हो चुका है ये युद्धपोत। कौन सा? INS विराट। अब इससे संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अब इसे शिप ब्रेकिंग यार्ड में लाया जा रहा है। इसका नाम है अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है ये भावनगर गुजरात के अंदर है। यहाँ पे इसको डिसमेंटल किया जाएगा, मतलब इसकी तोड़फोड़ होगी एक तरीके से, ये बात की जा रही है। तो आप याद रखिएगा कि अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पे है, तो ये भावनगर गुजरात के अंदर है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है,
ये अगस्ता घोटाला का नाम आपने सुना होगा, तो इसकी सीबीआई जांच वगैरह की कुछ इसमें डिस्कशन चल रहा है, तो इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अगस्ता वेस्टलैंड एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है और इसका संबंध इटली देश से है। यहाँ पर इटली देश के अंदर है ये अगस्ता वेस्टलैंड, इसका हेडक्वार्टर जो है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इटली रोम के अंदर है ये अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, ये माल्टा देश का यहाँ पे कुछ न्यूज़ कवर की गई है, तो हम देख लेते हैं माल्टा देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। माल्टा एक आइलैंड देश है और इसकी राजधानी का नाम है बेलिट्टा। अब आइलैंड देश क्या होता है, जैसे मैं भारत में बात करूँ, आपने अंडमान निकोबार का नाम सुना होगा, तो अंडमान निकोबार एक आइलैंड क्षेत्र है, आइलैंड राज्य आप बोल सकते हो, एक यूटी बोल सकते हो, लेकिन वो देश नहीं है। तो ऐसी ही लोकेशन जो कि समुद्र के अंदर एक अलग से लोकेशन जो होती है उसकी, मतलब जो एक टापू टाइप जो एरिया होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एक देश होता है, तो उसे बोलते हैं हम एक देश है, एक आइलैंड देश कंट्री बोलते हैं इसके हम, कि आइलैंड कंट्री है वो। तो माल्टा एक आइलैंड कंट्री है। मैं आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन इसका दिखाऊंगा। ये भूमध्य सागर के अंदर स्थित है और इसकी मुद्रा जो है वो यूरो है। माल्टा की मुद्रा यूरो है। अब मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं माल्टा, ये समुद्र के बीचों बीच में माल्टा है, इसलिए इसको आइलैंड कंट्री बोला गया है। ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी है। आपसे पूछा सकता है कि भूमध्य सागर के अंदर स्थित है माल्टा। ये है इटली, इटली के साउथ में आता है माल्टा देश, राइट। यहाँ पे एक ऐसा ही साइप्रस देश भी है, ये भी एक आइलैंड कंट्री है साइप्रस। तो माल्टा आपको समझ में आ गया होगा, ये इसके साउथ में है माल्टा के, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो आपको याद रखिएगा इससे आप मैप के थ्रू। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पर ताइवान की बात की जा रही है कि ताइवान के अंदर अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव अभी मिलके गए हैं। तो चीन अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है यहाँ पे। चीन बार बार दबाने की कोशिश करता है ताइवान को। तो ताइवान के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम कि ताइवान की जो राजधानी है उसका नाम ताइपे है और ये चीन का हिस्सा है ताइवान। ताइवान अभी अलग से कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये चीन का ही हिस्सा है। यहाँ पे मुद्रा चलती है ताइवान डॉलर और भाषा है मैंडरिन, जो चाइना वाली भाषा है वही यहाँ पे बोली जाती है, मैंडरिन भाषा। इसकी अब लोकेशन देख लेते हैं एक बार। तो ये आप देख सकते हैं, ये है चीन, ये चाइना कंट्री है, इसी का ये पार्ट है ताइवान अलग से, लेकिन ये आइलैंड है, आइलैंड एक तरीके से ये आइलैंड बोला जाएगा क्योंकि ये समुद्र के बीच में है पूरा का पूरा। तो चाइना के साउथ में है साउथ चाइना सी, ईस्ट में है ईस्ट चाइना सी और ये है फिलीपींस सी। यहाँ पे फिलीपींस आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ताइवान के साउथ में है फिलीपींस। तो आप ताइवान को बोल सकते हो कि ईस्ट चाइना सी के अंदर है ताइवान। यहाँ पे हांगकांग मकाओ ये है। तो आपको पता होगा कि हांगकांग के अंदर भी ये चाइना से इनकी तनातनी चलती रहती है। उसी प्रकार से ताइवान के साथ ऐसा ही कुछ माहौल है, क्योंकि हांगकांग और ताइवान दोनों ही एक तरीके से डेमोक्रेटिक वे को फॉलो करते हैं और यहाँ पे चाइना के अंदर तानाशाही चलती रहती है। तो ये चीज़ें हैं, इनके अंदर बेहद ही अच्छा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से चलती है हांगकांग के अंदर, ताइवान के अंदर। तो काफ़ी चर्चा के अंदर काफ़ी मुद्दा चर्चा में रहते हैं ये जो रीजन है चाइना के। तो ये डिमांड भी करते हैं कि ताइवान एक अलग से कंट्री होना चाहिए। यूएसए भी इसको सपोर्ट करता है कि अलग से कंट्री बनना चाहिए ताइवान। तो ये ताइवान से संबंधित कुछ न्यूज़ थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप मुझे सुझाव अपने कमेंट उसमें भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।